So we'll start with next topic of this chapter, that is diffraction of light. तो अब तक हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है डिटेल में देखा, और इंटरफेरेंस से ही कनेक्टेड टॉपिक है डिफ्रैक्शन. तो दे आर सिमिलर बट नॉट सेम. तो विल टुडे वी विल सी इन डिटेल व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन. अभी डिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए. So what you should know is light travels in a straight line and अगर light के path में कोई obstacle आ गया, मतलब object आ गया या फिर एक small slit आ गया, तो वहाँ पे shadows बनते हैं. So for example, let's say we have a source of light S और इस source के path में एक obstacle है. This is some obstacle. So light travels in a straight lines and makes shadow if it encounters an obstacle. तो normally क्या होता है, light travels in a straight line. तो light travels in a straight line and makes shadow if there is an obstacle in the path of light. तो ये जो रीजन है यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइट नहीं आएगा, इसको बोलते हो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, GSR. और इसके ऊपर और इसके नीचे यू एक्सपेक्ट दिस रीजन इज इल्यूमिनेटेड. तो IR डज नॉट स्टैंड फॉर इंफ्रारेड हियर, IR स्टैंड फॉर इल्यूमिनेटेड रीजन. तो IR मतलब रीजन वेयर यू हैव लाइट, इल्यूमिनेटेड रीजन. एंड GSR स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान देना, पहले से ही ध्यान देना, बाद में कंफ्यूजन होगा अदरवाइज. तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ देयर इज एन ऑब्स्टैकल इन द पाथ ऑफ लाइट, सो इट जनरेट्स शैडो. ऑब्स्टैकल का शैडो बनेगा. तो जहाँ पर शैडो बना वहाँ पर लाइट नहीं गया, उसको बोलते हो GSR, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. और जहाँ पर लाइट गया उसको बोलते हो इल्यूमिनेटेड रीजन, राइट. अब यहाँ तो ऑब्स्टैकल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर इज अ स्लिट इन बिटवीन. स्लिट इज अ स्मॉल ओपनिंग. So for example, if I have a source of light and then this is a screen and then there is a small opening, तो यहाँ पे एक small opening है, it's a small opening over here. तो इस केस में भी क्या होता है, इस केस में भी light will travel along straight line. सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना पड़ेगा कि ये जो रीजन है, let's say AB, A से B, ये illuminated region है, ये दिस इज इल्यूमिनेटेड रीजन. और B के नीचे इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और A के ऊपर इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. पिछले केस में उल्टा था, A to B GSR था, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था, A के ऊपर इल्यूमिनेटेड रीजन था और B के नीचे था इल्यूमिनेटेड रीजन. यहाँ पे उल्टा हो गया, राइट. अब बेसिकली अगर ऑब्स्टैकल का साइज और स्लिट का साइज इफ दे आर वेरी स्मॉल एंड कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, नॉर्मली क्या होना चाहिए पहले वो समझ लो. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर टू अंडरस्टैंड. डिफ्रैक्शन कंडीशन अंडर सर्टेन कंडीशन ही होता है. सबसे पहले यू शुड नो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ देयर इज एन ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द लाइट देन देयर इज अ शैडो. सो देयर इज अ रीजन व्हिच इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. मतलब नो लाइट एंटर्स हियर, यहाँ पे कोई लाइट एंटर नहीं होगा. A के ऊपर लाइट है, B के नीचे लाइट है, तो दिस टू आर इल्यूमिनेटेड रीजन. सिमिलरली इफ यू हैव अ स्लिट ओपनिंग, इस केस में A to B is illuminated region, A के ऊपर और B के नीचे is GSR. But if the wavelength of light, you have to understand this, if the wavelength of light is comparable to the size of obstacle, मतलब obstacle इतना छोटा है कि उसका size is equivalent to wavelength of light, and also the slit is the size of the slit is equivalent to wavelength of light. तो होता क्या है, edges पे, corners पे light starts bending. So if the size of obstacle or slit is comparable to wavelength of light used, light starts bending at the edges. तो जो light है वो straight जाने की जगह पे bend होता है और bend होने की वजह से वो GSR में enter कर जाता है. तो जहाँ पे हम expect कर रहे थे कि light आएगा ही नहीं, वहाँ पे भी आपको light देखने को मिलता है. So if the size of obstacle or slit is comparable to the wavelength of light used, then light bends. लेकिन light कहाँ bend हुआ? At the edges. Light bends at the edges
of obstacle and at the edges of slit and enters into geometrical shadow region This bending of light at the edges of the obstacle or slit and spreading into geometrical shadow region is called as diffraction of light. तो लाइट का बेंडिंग होना, कहाँ पे बेंडिंग होना, एजेस पे बेंड होना, और कहाँ एंटर करना, जीएसआर में एंटर करना, इसको क्या बोलते हो, डिफ्रैक्शन. सो द बेंडिंग ऑफ लाइट at the edges of obstacle and of course or slit and spreading into geometrical shadow region is known as diffraction of light. तो बेसिकली ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट को तुम डिफ्रैक्शन नहीं बोलते हो. तो जो लाइट बेंड हुआ इसका इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है. सो द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड द इंटरफेरेंस टुगेदर इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन. वो हम देखेंगे धीरे धीरे. अभी तो फिलहाल बेसिक डेफिनेशन है कि लाइट बेंड हो रहा है. और याद रखो लाइट हर केस में बेंड नहीं होता. कंडीशन है जो भी ऑब्स्टैकल है इट शुड बी वेरी स्मॉल. कितना स्मॉल, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. अगर आपका वेवलेंथ फॉर एग्जांपल 7000 एंगस्ट्रॉम का है, रेड कलर का लाइट यूज कर रहे हो आप, तो ऑब्स्टैकल का साइज भी लगभग उतना होना चाहिए. इट शुड बी इन माइक्रोमीटर, क्योंकि 7000 एंगस्ट्रॉम इज 7 × 10⁻⁷ मीटर. 10⁻⁷ मीटर है वो, तो 0.7 × 10⁻⁶ हो गया, मतलब माइक्रोमीटर का रेंज. तो ऑब्स्टैकल का साइज भी माइक्रोमीटर का ही रेंज चाहिए, अदरवाइज होता नहीं है. राइट. इफ पॉसिबल हम लोग ट्राई करेंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट डिफ्रैक्शन. करेंगे ट्राई, बिकॉज लेज़र तो है ही. सिर्फ लेज़र के आगे मुझे एक पतला सा थ्रेड रखना है एंड देन यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो ये तो घर पे भी कर सकते हो. ब्रिंग अ लेज़र, एक बहुत बारीक सा थ्रेड लो, खुद का हेयर भी ले सकते हो. जस्ट प्लग अ हेयर, और हेयर को स्ट्रेच करना पड़ेगा. यू हैव टू कीप इट टॉट एंड देन शूट दिस लेज़र लाइट. उसके पीछे एक तुम ग्राफ पेपर रख दो एंड यू विल सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑल्सो. तो दैट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ डिफ्रैक्शन. लाइट का बेंड होना, कहाँ बेंड होना, एजेस पे, कॉर्नर्स पे. राइट. और कहाँ एंटर कर जाना, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में. और ये कब होता है, जब साइज ऑफ ऑब्स्टैकल और स्लिट इज नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. इसको बोलते हो डिफ्रैक्शन. अब डिफ्रैक्शन दो टाइप के हैं. एक को तुम बोलते हो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, एक को तुम बोलते हो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. तो रिमेंबर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. उसमें से तुम 12th में एक ही टाइप डिफ्रैक्शन का इन डिटेल देखोगे, और एक टाइप जो है वो आप इंजीनियरिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में आ जाता है, वो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. तो हमको फिलहाल तो सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पे फोकस करना है, लेकिन वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू डिफ्रैक्शंस. और मैंने आपको बताया था, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया तभी बता दिया था कि डिफ्रैक्शन जब आएगा तब वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट लगेगा आपको. तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में एक ही बेसिक डिफरेंस है, ओनली वन. हाँ, हम 3-4 पॉइंट लिखेंगे, लेकिन वो एक डिफरेंस की वजह से ही 3-4 पॉइंट्स बनते हैं. द ओनली डिफरेंस बिटवीन Fraunhofer diffraction and Fresnel diffraction is the type of wavefront incident on the. अच्छा, by the way, अब मैंने बोला कि डिफ्रैक्शन स्लिट के लिए भी होता है और ऑब्स्टैकल के लिए भी होता है. तो स्लिट हो या ऑब्स्टैकल हो, ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन. इसके आगे से मैं इनको कॉमन नाम दे दूंगा, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. चाहे वो स्लिट हो चाहे वो ऑब्स्टैकल हो, जनरल नेम विल बी डिफ्रैक्टिंग सिस्टम. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या था. डिफरेंस यही है, लाइट जो सोर्स से आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, ऑब्स्टैकल पे या स्लिट पे. ऑब्स्टैकल या स्लिट कौन है, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है. बराबर. और यहाँ से डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से लाइट पास होने के बाद कहाँ जा रहा है, स्क्रीन पे. राइट. तो जो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे आया और जो वेव फ्रंट स्क्रीन पे गया, जो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे आया और जो वेव फ्रंट स्क्रीन पे आया,
ये दोनों होते हैं प्लेन वेव फ्रंट फॉर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और फॉर फ्रेस्नेल ये होते हैं स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक ही डिफरेंस है, द वेव फ्रंट्स विच आर इंसिडेंट और विच आर फॉलिंग ऑन द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम एंड द स्क्रीन are plane wave fronts, and in this case the wave fronts falling on diffracting system and the screen are spherical wave front। वो आपके नोट्स में मैंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है, इधर वो पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूँ। सो द वेव फ्रंट falling on the diffracting system and the screen is a plane wave front, good। Similarly, the wave front falling on the diffracting system and the screen is a cylindrical or a spherical wave front, or a cylindrical wave front। फिर आपको याद होना चाहिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, सोर्स एंड द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, इन्फिनिटी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको आगे बहुत काम में आएगी। क्योंकि अब मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ तो थोड़ा और अच्छे से समझेगा आपको। सो द आइडिया हियर इज यू हैव अ डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, और फिलहाल के लिए मैं डिफ्रैक्टिंग सिस्टम हमेशा स्लिट दिखाने वाला हूँ क्योंकि हमको स्लिट्स ही यूज़ करने हैं मोस्टली। यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक स्क्रीन है। सिमिलर थिंग गोज हियर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस इज इंफिनिटी एंड दिस इफेक्टिव डिस्टेंस इज इंफिनिटी। दिस इफेक्टिव डिस्टेंस इज फाइनाइट, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब सोर्स इंफिनिटी पे हो, मतलब डिस्टेंसेस आर वेरी लार्ज। तो यू कैन से दैट इन दिस केस द इफेक्टिव डिस्टेंस, या फिर मैं इसको एक सिंगल सेंटेंस में खत्म करता हूं, यू कैन से इन दिस केस द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम इज इफेक्टिवली एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एंड द स्क्रीन, क्योंकि बीच में कौन है, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम है। तो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम में कहां से आया, सोर्स से आया, और स्क्रीन पे किससे गया, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से गया। तो डिस्टेंस यहाँ पे किसका मेजर हो रहा है, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम का। कहां से, सोर्स से और स्क्रीन से। तो क्योंकि ये बीच में है तो ऐसा करेंगे, ऐसा लिख देंगे, इन दिस केस डिफ्रैक्टिंग सिस्टम is effectively at infinite distance, किससे infinite distance, from what and what, from, अरे बता भी दो, from source and screen, यही बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे द डिस्टेंस आर फाइनाइट। तो इन दिस केस द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम is at finite distances, of course, from the source and the screen. Good, but you have to think practically ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम स्क्रीन को डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से और सोर्स को डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखें, हो ही नहीं सकता ऐसा। करते हो क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट्स, डिफ्रैक्टिंग सिस्टम मुंबई में, सोर्स चेन्नई में और स्क्रीन दिल्ली में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यू कैनॉट हैव प्रैक्टिकली इन्फिनिट डिस्टेंसेस। इसका मतलब यू विल हैव टू फाइंड अ वे ऑफ कन्वर्टिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू अ प्लेन वेव फ्रंट। नाउ हाउ डू यू डू दैट? बहुत सिंपल सी चीज़ है।
आपको थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स का नॉलेज लगने वाला है यहाँ पे, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स। रे ऑप्टिक्स में ना तुमने इस टाइप का लेंस देखा था, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। और ये बाय कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स हो जाता है अगर दोनों सरफेस का रेडियस सेम हो तो फिलहाल तो बाय कॉन्वेक्स है। बाय कॉन्वेक्स के केस में इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, मतलब बेसिकली ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि इसने प्लेन पैरेलल रेस को पैरा एक्सियल रेस को कॉन्वर्स कर दिया। यू कैन ऑल्सो थिंक द अदर वे राउंड, तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो रेस फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग रेस को पैरेलल बना देता है, राइट। अब थिंक ऑफ दिस एज अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कौन सा वेवफ्रंट देता है, स्पेरिकल, स्पेरिकल। और लेंस से पास होने के बाद जो डाइवर्जिंग रेस थे, मतलब जो स्पेरिकल वेवफ्रंट था, वो रेस कैसे बन गए, पैरेलल, मतलब वो स्पेरिकल वेवफ्रंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेन वेवफ्रंट। तो इन दिस केस जहां पे तुमको प्लेन वेवफ्रंट चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवली डिस्टेंसेस कैन नॉट बी इंफिनिटी, तो यहाँ पे तुम पेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। पेयर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि सोर्स से जो लाइट निकल रहा है, वेवफ्रंट आ रहा है, वो स्पेरिकल है, और हमको स्क्रीन पे, मतलब हमको पहले तो डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे कौन सा वेवफ्रंट चाहिए, प्लेन। तो एक मैं लेंस यहाँ रख दूंगा, बराबर। अब प्रॉब्लम हो जाता है कि देखो ये सोर्स तो स्पेरिकल वेवफ्रंट दे रहा था, लेंस ने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लेन में। बट तुमको पता है डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे क्या हुआ, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट बिहेव्स एज इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स। तो जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे आया, तो वहां पे हर एक पॉइंट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स कौन सा वेव फ्रंट देता है, स्पेरिकल। तो वापस स्पेरिकल बन गया ये, तो इसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा ना प्लेन वेव फ्रंट में, तो और एक लेंस यूज होगा। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे लेंस आर नॉट रिक्वायर्ड, तो नो लेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। दैट इज द ओनली डिफरेंस, खत्म। ये 3 पॉइंट है डिफरेंशिएशन के, तो अभी याद रखना है। इसके बाद इट्स टू सिंपल, द wavefront falling on the diffracting system and the screen is a plane wavefront for Fraunhofer diffraction, and it is a spherical or cylindrical wavefront for Fresnel diffraction. ये होने के लिए effective distance between diffracting system and the source and the screen should be infinite, or in case of Fresnel diffraction distance are finite. अब प्रैक्टिकली हम लोग इन्फिनाइट डिस्टेंसेस नहीं रख सकते हैं, तो हमको वी हैव टू फाइंड आउट सम वे ऑफ कन्वर्टिंग अ स्पेरिकल वेव फ्रंट इनटू अ प्लेन वेव फ्रंट। तो हम लोगों ने पेयर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया, कहाँ पे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में, राइट। फ्रेस्नेल में जरूरत ही नहीं है। तो एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस आपको सिर्फ एक ही टाइप का डिफ्रैक्शन है, उसमें भी एक ही केस है, स्पेशल केस है। तो यू हैव अभी आपके नोट्स में ना वो प्रिंट नहीं हुआ टाइटल, वो जो डायग्राम है ना, डायग्राम, हाँ, उसके ऊपर टाइटल था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो वो प्रिंटिंग में कट गया, वो वहां पे प्रिंट हुआ नहीं है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर से तुमको सिर्फ फ्रॉनहोफर देखना है, वो भी एट अ सिंगल स्लिट देखना है। बोलोगे सिंगल स्लिट मतलब क्या, तो ठीक है, थोड़ा सा तुमको फ्यूचर में लेके जाता हूँ। फ्यूचर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग, तो ऐसा है फ्यूचर में, मतलब इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है। देखो ये तुम अभी ऐसा करने वाले हो, यू आर गोइंग टू यूज ओनली अ सिंगल स्लिट, लेकिन व्हेन यू विल गो इनटू इंजीनियरिंग, फिजिक्स ऑफ कोर्स कंपलसरी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, वहां पे ना तुम ऐसा एक सिस्टम यूज करोगे जहां पे पर इंच, रिमेंबर पर इंच, एक इंच में 50,000 स्लिट्स है, 50,000 स्लिट्स पर इंच। इसको तुम बोलते हो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये सब इंग्लिश के वर्ड्स है। इफ यू नो व्हाट इज अ ग्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटिंग,
स्लाइस करना, ग्रेटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एक ग्लास स्लैब और डायमंड से, डायमंड, क्योंकि डायमंड का जो एज होता है ना, पॉइंट होता है, वो शार्प होता है, स्टर्डी होता है, वो टूटता नहीं है, राइट। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड इज ब्रिलियंस, जो चमकता है। इट इज बिकॉज ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट अंदर गया तो लाइट अंदर से बाहर जल्दी नहीं आ सकता, 50-60 हज़ार बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है अंदर, एंड देन इट कम्स आउट, hence it shines. And also the structure of diamond, you must be knowing chemistry of course, तो वो जो स्ट्रक्चर की वजह से उसको स्ट्रेंथ भी बहुत मिलता है, तो इट इज स्टर्डी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायमंड का यूज करते हैं इस पे लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो वी ड्रॉ लाइंस, अभी दिख तो ऐसा रहा है तुमको, प्रैक्टिकली वो ऐसा होता है। तो यू हैव अ ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है तुम्हारे पास, और देन यू टेक डायमंड, and with the help of the edge of the diamond you draw lines here. तो जहां तुम lines draw कर रहे हो, these lines become opaque. What is the meaning of opaque? opaque का क्या मतलब होता है, लाइट पास नहीं होगा इससे। तो इन opaque लाइन के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, वो ट्रांसपेरेंट है, तो वहां से तो लाइट पास होगा। तो each of this will behave like a slit, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, राइट। अब वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत हाई लेवल का है, मतलब कंपेयर टू 12th ऑफ कोर्स। तो हमको तो फिलहाल फोकस करना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो तुम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में भी स्पेशल केस का स्टडी कर रहे हो, तो हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, वी हैव अ सिंगल स्लिट हियर, एंड देन वी हैव अ स्क्रीन। इस स्क्रीन पे हम लोगों को एक पैटर्न मिलने वाला है जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलेंगे। मैं धीरे धीरे पूरा डायग्राम कंप्लीट करूंगा, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता कैसे है। मैंने 11th स्टैंडर्ड में जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला नहीं, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पार्ट 1, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते टाइम तुमको मैंने रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मतलब फिजिकल ऑप्टिक्स का डिफरेंस बताया था। और उस केस में मैं हमेशा एक डायग्राम बताता ही हूँ, यू मस्ट हैव सीन, इफ यू हैव नॉट सीन तो अभी भी देख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो लेट्स सी अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ओवर हियर। डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। नहीं, वो समझे बिना तुमको पूरा थ्योरी नहीं समझेगा। यू हैव टू फर्स्ट लुक एट द पैटर्न एंड देन ट्राई टू मेक अ थ्योरी फॉर इट। diffraction pattern images, this is good but not really very good। अच्छा, ये जो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ये न्यूटन्स रिंग्स होते हैं। ये आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अभी, बट इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट है, यू विल सी दैट। There was a very good pattern, ये चल जाएगा by the way, this may work, not really good but ठीक है, चलने जैसा है। ओके, तो अभी ये जो पैटर्न है, इफ यू कैन सी, यहाँ पे ना सेंटर में तुमको बहुत ब्राइट दिख रहा होगा, सेंटर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। देखो है क्या ब्राइटेस्ट, है ना, गुड, दिस इज ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमम। क्यों सेंट्रल मैक्सिमम? क्योंकि मैक्सिमम मतलब सिंगुलर, क्योंकि ऐसा एक ही जगह होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होता है। उसके दोनों साइड पे तुमको दिख रहा होगा लाइट नहीं है, तो वो क्या है, मिनिमा है। क्या है वो, मिनिमा। मिनिमा मतलब डार्क, डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव। उसके दोनों साइड पे वापस क्या है, ब्राइट है लेकिन लेस ब्राइट है। ये मैक्सिमा है लेकिन ये प्रिंसिपल मैक्सिमा नहीं है। अब देखो वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं। पहले मैंने बोला सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बोला, क्योंकि सेंट्रल पे मैक्सिमम बना, सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, सेंटर पे हाईएस्ट इंटेंसिटी है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमम। और क्योंकि सेंटर पे ही सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसको प्रिंसिपल मैक्सिमम भी बोलते हो। प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे है, उसके दोनों साइड में क्या है, डार्क है। डार्क मतलब कौन, मिनिमा। फिर क्या है, ब्राइट है लेकिन लेस ब्राइट है, तो दैट इज मैक्सिमा, बट दैट इज नॉट प्रिंसिपल मैक्सिमा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर वापस कौन है, मिनिमा, राइट। उसके बाद वापस कौन है, मैक्सिमा, लेकिन लेस ब्राइट है। तो ओवरऑल जब तुम पैटर्न की बात करोगे ना,
तो पैटर्न आपका ऐसा बनने वाला है एंड वी हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो पैटर्न ऐसा बनेगा, चलो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ बेटर। स्क्रीन का जो सेंटर है ना, स्क्रीन का सेंटर दैट अपीयर्स ब्राइटेस्ट, सो यू हैव द ब्राइटेस्ट ओवर हियर, और क्योंकि ये स्क्रीन के सेंटर पे ही है तो इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमम। और क्योंकि ये एक ही ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, इसी को तुम बोलते हो प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमम के दोनों साइड्स पे डार्क डार्क है। वो डार्क डार्क जो है ना वो पॉइंट्स है, बैंड्स नहीं है। इंटरफेरेंस पैटर्न में बैंड्स बनते थे, यहाँ पे पॉइंट्स है और दोनों साइड पे डार्क है। ये मिनिमा है, पहला मिनिमा। उसके बाद ब्राइट है यस है, लेकिन लेस ब्राइट है कंपेयर टू सेंटर, इट इज लेस। ओके, उसके बाद वापस मिनिमा है, उसके बाद दोनों साइड्स पे वापस मिनिमा है, और उसके बाद फिर मैक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमा ये और भी कम ब्राइट है। तो ओवरऑल पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, ब्राइटेस्ट, देन नो लाइट, देन लाइट बट लेस लाइट मतलब फेंट, देन नो लाइट, देन लाइट बट इवन लेस लाइट मतलब फेंट। तो ऐसा सेंटर से दूर जाओगे तो पैटर्न इज फेडिंग अवे। तो ये इसको बोलते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। अब मैंने इसलिए बोला ना कि ये इंटरफेरेंस है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं होता था। पहली बात तो इंटरफेरेंस पैटर्न में जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, जहां जहां ब्राइट बैंड बना, वहां पे इक्वली ब्राइट बना। तो वहां पे प्रिंसिपल और सेकेंडरी ये वर्ड यूज नहीं करने पड़े हमको, क्योंकि जहां भी ब्राइट है इक्वली ब्राइट है, राइट। नंबर 2, इफ यू हैव नोटिस्ड वहां पे ब्राइट और डार्क सबका फ्रिंज विड्थ सेम था। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, वी विल चेक। यहाँ पे सेम नहीं आएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमम है ना उसका विड्थ ज्यादा होता है, उसके बाद वाले का विड्थ कम होता है, वो चेक करेंगे। इसको और इमेजिन करना है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड। और थोड़ा सा पुअर जो रहेंगे मेरे, बिकॉज यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। तो इमेजिन आई हैव अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स एंड देन आई थ्रो इट लाइक दिस टूवर्ड्स यू। क्या होगा? जो सामने बैठे हैं सबसे ज़्यादा चॉकलेट उनके पास जाएंगे, फिर मैं भी नहीं मिलेगा, फिर मैं भी मिलेगा कम मिलेगा, फिर मैं भी नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा कम मिलेगा। तो यहाँ से ना चॉकलेट के यहाँ पर लाइट इमेजिन कर लो, यहाँ से लाइट आ रहा है, और ये जो स्लिट है ये लाइट को थ्रो करने का, स्प्रेड करने का काम कर रहा है। ये धीरे धीरे थ्योरी डेवलप होगा, पूरा थ्योरी है ये। तो थ्योरी के लिए तुमको इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो नहीं याद रहता है। इट्स वेरी सिंपल। और कंडीशंस भी उल्टे होने वाले हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वाला होने वाला है, उल्टा होने वाला है। तो देयर विल बी ए पॉइंट्स where you reach, we have the maximum light, मतलब maximum intensity, brightest, which is at the center. Then there are points just besides the central maxima where there is no light, and then you have light, less light, then you have no light, etc. etc. तो ये पता होना चाहिए। और हमारा काम क्या है इस टॉपिक में? हमारा काम क्या है इस टॉपिक में? हमारा काम ये है कि हमको लोकेट करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम कहाँ है। मैंने तो बोल दिया सेंटर पे ही है, वो तो बोल दिया, लेकिन सेंटर पे ही मैक्सिमम क्यों है ये आपको थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द सेंटर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। फिर आपको डार्क कहाँ कहाँ बना, अंडर व्हाट कंडीशन बना, ये आपको बताना पड़ेगा। मतलब मिनिमा को लोकेट करना पड़ेगा। मिनिमा के लिए भी कई जगह पे सेकेंडरी मिनिमा वर्ड यूज करते हैं, हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ मिनिमा बोलेंगे इसको। गुड। उसके बाद आपको ये देखना है कि सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ बने, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ बने। उसके बाद आपको इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीजें करनी है आपको। इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करना है, और इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आपको विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करना है। जैसे हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड किया था, यहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ फाइंड करना है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो दीज आर योर 5 टास्क in this particular topic। डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्सप्लेन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बना, व्हाई मैक्सिमम इज एट सेंटर। नंबर 2, मिनिमा मतलब डार्क कहाँ कहाँ बना, कितने कितने एंगल पे बना। नंबर 3, यू आर सपोज टू लोकेट सेकेंडरी मैक्सिमास, मतलब कहाँ कहाँ पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ, कितने कितने एंगल पे हुआ, अंडर व्हाट कंडीशन हुआ। देन यू आर सपोज टू ड्रॉ
इंटेंसिटी पैटर्न, और इंटेंसिटी पैटर्न से तुमको मिलने वाला है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। इंटेंसिटी पैटर्न नहीं पता होगा तो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ नहीं फाइंड कर पाओगे। चलो लेट अस स्टार्ट विथ कंप्लीटिंग दिस डायग्राम नाउ। इसके पीछे कौन था? सोर्स। सोर्स के बाद कौन था? लेंस। और लेंस से देखो, सोर्स तो पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स से लाइट कैसा होता है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग होता है ना। उसके बाद लेंस से पास हुआ, लेंस ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? पैरेलल बना दिया। तो यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है वो कौन से है? पैरेलल है। तो यू हैव पैरेलल रेज ऑफ लाइट। एंड बाय द वे, एक काम और करता हूँ, ये जो स्लिट है इसको नाम देता हूँ ए बी। लेट्स कॉल दिस स्लिट एज ए बी। और ये जो स्लिट का विड्थ है इसको स्मॉल ए बोल देते हैं। गुड। और जो स्लिट का सेंटर है इसको सी बोल देते हैं। और जो स्क्रीन का सेंटर है इसको P0 बोल देते हैं। P0, P0। गुड, यहाँ तक क्लियर? और ऑफ कोर्स बट ऑब्वियस, यहाँ पे और एक लेंस लगने वाला है तुमको, तो यहाँ पे और एक लेंस है। देन जो भी रेस, अब देखो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ह्यूजेंस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, मतलब ईच पॉइंट ऑन दिस स्लिट ए बी act as a secondary source of light, emitting its own secondary wavelets. Correct? You need to remember this. अब यहाँ से जो secondary sources है, यहाँ से जो light आ रहा है, जितने भी रेस CP नॉड को, CP नॉड, क्योंकि देखो क्या है, बात ऐसी है, जो भी रे आएगा ये अगर, बाय द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दो पार्ट्स क्यों किए मैंने। ये स्लिट के दो पार्ट्स कर दे, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। गुड। तो ये जो सीपी नॉड लाइन है ना, सीपी नॉड लाइन, इसको जो भी रेस पैरेलल है ना, द रेस पैरेलल टू सीपी नॉड, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस विल कॉन्वर्ज एट विच पॉइंट? P0। ओके। इसका मतलब ये जो सीपी नॉट को जो रेस पैरेलल थे, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके पी नॉट पे गए। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्या ये सेम है? डू यू रिमेंबर? अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। तो पाथ डिफरेंस जीरो हो तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। तो दैट इज वाई द सेंटर इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जितने भी रेज सीपी नॉड को पैरेलल थे, लेंस से पास होने के बाद वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे गए, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके गए। डिस्टेंस इक्वल तो पाथ इक्वल, ऑप्टिकल पाथ सेम है। ऑप्टिकल पाथ सेम है तो पाथ डिफरेंस कितना है? जीरो है। तो पाथ डिफरेंस जीरो कहाँ पे आ रहा है? सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या बनना चाहिए था? क्या बनना चाहिए था? ब्राइट। जागो जागते रहो। तो क्या बनना चाहिए था? ब्राइट। तो सेंटर पे क्या है? ब्राइटेस्ट है। क्या है? ब्राइटेस्ट है। क्या है? ब्राइटेस्ट। इसको बोल देंगे जीरोथ ऑर्डर ब्राइटेस्ट, n इक्वल टू जीरो। तो सेंट्रल मैक्सिमम इज ब्राइटेस्ट बिकॉज ऑल द वेव्स रीचिंग एट दैट पॉइंट हैव जीरो पाथ डिफरेंस, दे आर ट्रेवलिंग इक्वल पाथ। करेक्ट। लेकिन मैंने अभी बोला लाइट का डिफ्रैक्शन होना मतलब लाइट का बेंडिंग होना। मैंने बेंडिंग कहाँ दिखाया लाइट का? अब दिखाएंगे। तो लाइट का बेंडिंग भी तो होगा ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब ही तो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट ना ए बी से पास होने का बेंड भी होता है, ऊपर भी बेंड होता है, नीचे भी बेंड होता है। जो इक्वेशंस ऊपर के लिए होंगे वही नीचे के लिए भी होंगे। तो तुम्हारी मर्जी, तुम ऊपर दिखा दो या नीचे दिखा दो, तो एक डायरेक्शन दिखाओ। तो लेट अस शो ओनली वन डायरेक्शन हियर, लेट्स शो ओनली लाइक दिस। तो ऐसा है, जो भी रेज, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी रेज इक्वल एंगल से बेंड होके थीटा 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 बेंड होके पी पॉइंट पे पहुंचे। अभी जो पी पॉइंट पे जो लाइट पहुंचा है, वो पी पॉइंट ब्राइट दिखेगा कि डार्क दिखेगा, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे। तो तुमको पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस। अभी यहाँ से चीजें थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस, जब तुम इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे थे, खासकर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें पाथ डिफरेंस तुमने कैसे फाइंड किया था?
S1 से P तक, मतलब S1 से जो लाइट आया वो P तक गया, S1P, और S2 से लाइट कहाँ गया, P पे, तो S2P। तो पार्ट डिफरेंस क्या था, S2P माइनस S1P। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो टेम्पररीली बोल रहा हूँ मैं इसको फिलहाल हटा देने वाला हूँ, मतलब जो बीच वाला रे है मैंने उसको फिलहाल छोड़ दिया, फिलहाल टेम्पररी छोड़ दिया, राइट। नाउ मैं सिर्फ दिखाने वाला हूँ A से P तक और B से P तक। तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंसेस। ये है स्क्रीन, ये था स्लिट का एक्सट्रीम पॉइंट A, और यहाँ पे है स्लिट का एक्सट्रीम पॉइंट B। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज विड्थ ऑफ द स्लिट, दिस इज विड्थ ऑफ द स्लिट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस। और पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे बताओ। मैंने ये डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज अप्रोक्सीमेट डायग्राम, नहीं तो फिर वो बोलोगे तो डायग्राम ही गलत है। तो मैं काम करता हूँ, नोटेशंस भी आपके टेक्स्ट बुक के रखता हूँ, मतलब नोट्स के रखता हूँ, एंड द डायग्राम आल्सो आई विल फॉलो द सेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना सब बेंडिंग दिखाया नहीं है, क्योंकि लेंस से जब लाइट पास होता है तो वो बेंड होता है। लेंस से पास होने के बाद लाइट सिर्फ तब नहीं बेंड होगा जब वो ऑप्टिक सेंटर से पास हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं विच आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड नो एट दिस स्टेज। तो ये पता होना चाहिए आपको कि लाइट का बेंडिंग होता है, सिर्फ ऑप्टिक सेंटर से जो लाइट पास हो उसका बेंडिंग नहीं होता है। ऑप्टिक सेंटर से जो पास हो उसका बेंडिंग क्यों नहीं होता, उसका भी रीजन है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन? एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम जीरो। μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r। अगर नॉर्मल के डायरेक्शन में लाइट जा रहा है तो नॉर्मल के डायरेक्शन में लाइट जाना मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना, क्योंकि तुम एंगल कहाँ से मेजर करते हो, नॉर्मल से। आई जीरो हो गया तो आर जीरो होता ही है। तो अभी थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, बिकॉज वाइल टेकिंग ऑल दिस मैं कभी कभी बहुत रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा है टाइम पे ध्यान गया। तो ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। एंगल by which the light is bending is same here. All these three cases angle is same. But as I told you, जो लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होगा बस उसका बेंडिंग नहीं होगा, बाकी का बेंडिंग होगा। तो अभी वो आपके ऊपर है, आपको कैसा दिखाना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइट विल बेंड इधर दिस वे और दैट वे, बट इट विल बेंड, इट विल बेंड। गुड। तो अब जस्ट कीपिंग फॉर सिंप्लिसिटी ये पता होना चाहिए आपको कि लाइट बेंड हुआ, हमको उस पार्ट तक जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ यहीं पे फोकस करना है। देन यू मस्ट नो, एज आई टोल्ड यू, कि हमको वहां तक जाना नहीं है, हमको फोकस तो यहाँ पे करना है। तो मैं स्क्रीन तक तो दिखाने ही नहीं वाला हूँ। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया लेंस तक, और लेंस के बाद बेंड हुआ वो। तो मैं यहाँ पे लेंस दिखा के छोड़ देता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट इज हैपनिंग देयर इन द लेंस, हमारा मतलब भी नहीं वहां पे। तो ऐसा है, ए और बी मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेज आ रहे हैं। बाय द वे यू आल्सो हैव टू रिमेंबर ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और ये सी इज द सेंटर ऑफ द स्लिट। हम जब बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस किसका, या तो हर एक पॉइंट ही सोर्स है, तो किसका पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट्स। कौन से एक्सट्रीम पॉइंट्स? ए एंड बी। कौन से? ए एंड बी। अब पता है आपको कि दो रे में, किसी भी दो रे में पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एक रे से दूसरे रे तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है। यू हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, लेट अस कॉल दिस एज ई पॉइंट। क्यों ऐसा? क्योंकि अब थोड़ा सा और इमेजिन करो। अब मैं फिलहाल अगर लेंस को हटा देता हूँ फिलहाल, तो यू हैव टू इमेजिन कि ए पॉइंट और ई पॉइंट के आगे, ए पॉइंट और ई पॉइंट के आगे दिस विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स क्या होता है? सेम। मतलब अभी ए और ई पॉइंट के आगे तो पाथ डिफरेंस है नहीं, तो पाथ डिफरेंस है कहाँ पे? व्हाट इज पाथ डिफरेंस?
B. What is path difference? What is path difference? B. तो आई रिपीट अगेन, हमने पहले लोकेट किया सेंट्रल मैक्सिमम, हमने एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बना, क्योंकि ए बी जो स्लिट था वहाँ पे जब लाइट आया, वेव फ्रंट आया, ईच पॉइंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और जितने भी रेस सी पी नॉट को पैरेलल थे वो सारे के सारे सेंटर तक आने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो गया, तो सेंटर पे मैक्सिमम बना। फिर हमको एक्सप्लेन करना था कि मिनिमा कहाँ कहाँ बना। अब मिनिमा कहाँ कहाँ बना या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ कहाँ बना, मिनिमा या मैक्सिमा डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस पे। तो पहले पता होना चाहिए पार्ट डिफरेंस कितना है। अब पार्ट डिफरेंस किसकी बात कर रहे हो, यहाँ तो हर एक पॉइंट ही सोर्स है, तो किसका पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेस। एक्सट्रीम रेस मतलब पहला और आखिरी, फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड लास्ट पॉइंट इज बी। अब हाउ टू फाइंड आउट पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, किसी भी दो रे में, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी दो रे में पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है तो एक रे से दूसरे रे तक क्या ड्रॉप करना पड़ता है, परपेंडिकुलर। तो हमने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने, तो ए पॉइंट और ई पॉइंट के बाद पार्ट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ए और ई के बाद अगर तुम देखोगे तो तुमको रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और रेक्टेंगल के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम इन लेंथ। मतलब ए के आगे और ई के आगे पार्ट डिफरेंस नहीं है, जो भी पार्ट डिफरेंस था वो ये था, क्योंकि ए ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और बी से आने वाले रे ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना ट्रेवल किया है, बी। तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस हियर, इट इज बी। तो पाथ डिफरेंस इज बीई, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू बीई। अब तुमको सिर्फ बी फाइंड करना है, और यू रिमेंबर दिस इज ए, रिमेंबर, और ये 90 डिग्री है, मतलब हाइपोटेन्यूज, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉप किया ना तुमने तो ये 90 है, हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ए बी। अब आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारा ज्योमेट्री है। ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। डू यू रिमेंबर दिस एंगल वाज एंगल ऑफ बेंडिंग थीटा। देखो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये एंगल क्या था, थीटा। क्या था ये, थीटा। तो ये एंगल कितना है, थीटा है, और तुम बोल रहे हो ये परपेंडिकुलर है। अगर ये 90 है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। क्या है ये, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल एंगल कितना है, 90 है, तो फिर ये कौन है, थीटा, ये थीटा है। तो दिस इज थीटा। नाउ आई वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज पार्ट डिफरेंस। तो व्हाट विल बी पाथ डिफरेंस, बाय द वे, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू बी। हाँ गुड। तो मुझे बताओ बीई, ये थीटा का कौन सा साइड है, अपोजिट। तो साइन की कॉस साइन, तो साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए बी। तो यू हैव बीई इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। मतलब बेसिकली पार्ट डिफरेंस इज ए बी इज ए स्लिट विड्थ, where A is the width of the slit, A sin theta. So what is part difference, A sin theta. What is part difference, A sin theta. अब coming to the conditions of minima. अच्छा मुझे कौन बताएगा, who will tell me what was the condition for constructive interference? Part difference equals to what, part difference equals to what, n lambda। क्या था, n lambda। यहाँ पे वो डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन बन जाता है। तो जो इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव था वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना आया तुम्हारा, ए साइन थीटा। और अगर पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा हुआ तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्यों बनेगा बताता हूं मैं, पर पहले समझ लो। तो जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का था वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव का है, तो यू हैव ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। और देखो मिनिमा, तो रिमेंबर साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ए, करेक्ट, गुड। एक मिनिमा बना क्या पैटर्न में, एक था क्या मिनिमा, बहुत सारे थे ना, जैसे ब्राइट बैंड बहुत सारे थे, डार्क बैंड बहुत सारे थे। तो तुमने क्या बोला था कि x इक्वल्स टू एन लैम्डा डी बाई डी, दिस आर ऑल द लोकेशंस वेयर ब्राइट बैंड आर फॉर्म। फिर तुमने बोला अभी बहुत सारे ब्राइट बैंड है तो x की जगह पे xn लिख देते हैं, n हमको बताएगा ऑर्डर ऑफ ब्राइट बैंड। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 लिखता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, 2 लिखता हूँ तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट बैंड, 3 लिखता हूँ तो थर्ड ऑर्डर ब्राइट बैंड। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ना थीटा के आगे भी n लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमा नहीं है, बहुत सारे मिनिमा है। और अगर एंगल स्मॉल हुआ, जो नॉर्मली होता ही है, इफ थीटा n इज स्मॉल, तो इन दैट केस यू विल हैव साइन थीटा n इक्वल टू थीटा n lambda by a, okay, since theta is small, since theta n is small,
और थीटा एन स्मॉल हुआ तो साइन थीटा की वैल्यू बन गई थीटा। सही है। तो ये वो सारे एंगल है जिस जिस एंगल पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा, मिनिमा। मिनिमा क्यों बनेगा बताता हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ, पहले लोकेट तो कर ले। अब ऐसा है, कहाँ कहाँ बनेगा फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? जीरो नहीं हो सकता, यही प्रॉब्लम है, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? भाई सेंटर पे तो ब्राइट बन गया ना, तो वहीं डार्क कैसे बनेगा? सेंटर पे तुमने बोल दिया कि सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम है, तो n इक्वल टू जीरो करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, प्रिंसिपल मैक्सिमम। इसलिए मैंने इंटरफेरेंस में n को m कर दिया था डार्क के लिए, यहाँ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि यहाँ करूँगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन कम करना था वहाँ पे मैंने नोटेशन चेंज कर दी, डिस्ट्रक्टिव के लिए m बोल दिया। ये यहाँ पे चेंज करने गया तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, अब इसलिए उसको वैसा ही रखो। गुड। तो रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब मिनिमा मैक्सिमा दोनों के लिए सेम वेरिएबल n यूज करने वाले हैं, लेकिन हमने पहले ही बोल दिया है कि सेंटर पे बनने वाला है ब्राइट, मतलब n की वैल्यू जीरो करस्पॉन्ड्स टू द सेंटर विच इज सेंट्रल मैक्सिमम। तो वहां पे मिनिमा कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है मिनिमा, तो इसके लिए अभी n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और बाय द वे सेंटर के दोनों साइड पे मिनिमा बनते हैं, दोनों साइड पे बराबर, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और इसलिए तुमको मिल जाएगा कौन से एंगल पे मिनिमा बनने वाला है, प्लस माइनस लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप समझते हैं कि कंडीशन उल्टे क्यों हो गए? तो एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव था ना, इधर हमने उल्टा बोल दिया। अब ऐसा क्यों? थिंक। पहली बात तो बताओ, इंटरफेरेंस के लिए तुमको कितने सोर्सेस चाहिए? 2। ठीक। नाउ थिंक, लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम। C was the center of the slit, बराबर, करेक्ट। C is the center of the slit। इसका मतलब मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि जो भी रे, 2 रेस चाहिए, तो एक रे आ रहा है अपर हाफ में से, एक रे आ रहा है लोअर हाफ में से। अब इमेजिन करो कि ए और बी यहाँ से जो वेव्स आ रहे हैं, अगर उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, कितना हुआ? लैम्डा। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। तो रिमेंबर, अगर ए और बी में से जो वेव आ रहा है, अगर उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ तो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव का था, करेक्ट है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम क्या इमेजिन करेंगे कि एक रे कहाँ से आ रहा है? अपर हाफ से, एक लोअर हाफ से। मतलब ऐसा इमेजिन कर लो, एक आ रहा है ए के जस्ट नीचे से और एक आ रहा है सी के जस्ट नीचे से। तो जब ए और बी का पाथ डिफरेंस लैम्डा था, तो ए और सी का कितना हो गया? कितना हो गया? अगर ए और बी का लैम्डा है पाथ डिफरेंस, मैंने क्या बोला कि ए और बी का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, विच इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। लेकिन डिफ्रैक्शन में होता क्या है? अपर हाफ में से एक रे आता है, लोअर हाफ में से एक आता है। तो मैं मान लेता हूं कि एक रे जो है वो ए से आया, तो दूसरा कहां से आया? सी से आया। तो ए और बी में अगर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, तो ए और सी में कितना है? लैम्डा बाई 2। इसका मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स में अगर लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो एक्सट्रीम एंड सेंटर में कितना है? लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 कंडीशन किसका था? डिस्ट्रक्टिव का था, इसलिए कंडीशन वैसा लिखा जाता है। मैं लास्ट टाइम वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सिर्फ याद क्या रखना है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन था, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, वो यहाँ पे मिनिमा का हो जाता है, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। लेकिन पार्ट डिफरेंस तुमने क्या फाइंड किया? ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा क्या है? एन लैम्डा। सीधे बैठो सब, सीधे। गुड। आई नेवर वांटेड टू से दिस, बट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ ध्यान दो। मेरे को भी बहुत नींद आ रही है, आई स्लीप हियर इटसेल्फ, यहाँ ध्यान दो। तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा इक्वल्स टू कितना है? एन लैम्डा। अब ये कंडीशन उल्टे क्यों हुए वो समझना पड़ेगा। यू आर राइट व्हेन यू से कि पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ था कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल सही बात है। लाइट कहाँ से आ रहा है? लाइट आ रहा है ए बी से, लेकिन इंटरफेरेंस है तो तुमको 2 सोर्सेस चाहिए थे, तो 2 सोर्सेस कौन से हैं? फिर हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एक सोर्स है
फ्रॉम द अपर पार्ट और एक सोर्स है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। अगर एक्सट्रीम में मतलब फुल वेव फ्रंट में पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो हाफ में कितना है, लैम्डा बाई 2। मतलब अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लेता हूँ कि एक रे आ रहा है ए से और एक आ रहा है सी से, तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, लैम्डा बाई 2। मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ एक आ रहा है बी से एक आ रहा है सी से, तो व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, लैम्डा बाई 2। तो फॉर एवरी पॉइंट in the upper half of the wave front there is a corresponding point in the lower half of the wave front, and the difference in the path between these 2 points will be lambda by 2, and because lambda by 2 corresponds to destructive, इसके लिए यहाँ पे हमने बोला कि डिस्ट्रक्टिव होने वाला मतलब क्या होने वाला है, मिनिमा होने वाला है। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेरेंस एक्सट्रीम रेस का देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं एक पॉइंट फ्रॉम द अपर पार्ट और करस्पॉन्डिंग पॉइंट फ्रॉम द लोअर पार्ट। तो एक्सट्रीम में लैम्डा है तो उन 2 पॉइंट्स में लैम्डा बाय 2 होगा, तो क्या बन जाएगा वो, लैम्डा बाय 2 मतलब कौन है, डिस्ट्रक्टिव है। तो पॉइंट कैसा दिखना चाहिए, मिनिमा। कैसा दिखना चाहिए वो, मिनिमा। तो ये मिनिमास है, तो ये सारे पॉइंट है जहाँ पे मिनिमास बनने वाले हैं आपके। अब आ जाते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा पे। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन अगर देखो, मिनिमा का पार्ट डिफरेंस इस केस में इज एन लैम्डा, तो मैक्सिमा का क्या होगा फिर, अरे क्या होगा, कंडीशन उल्टे हो जाएंगे ना। थोड़ा मेरे को एक बात बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस क्या था, डिस्ट्रक्टिव का क्या था, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, उसको m को हटा के वापस n में लाओ, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो वहां का डिस्ट्रक्टिव यहाँ का कौन है, कंस्ट्रक्टिव है, राइट। यहाँ का कौन है वो, कंस्ट्रक्टिव है, ब्राइट है ये। तो फिर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जब 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो तो क्या दिखेगा, मैक्सिमा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। मतलब पार्ट डिफरेंस a साइन थीटा अगर हो तो a साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। और अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा इक्वल्स टू क्या है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a। और एक जगह पे ब्राइट होगा क्या, नहीं, तो इसलिए थीटा n, वेयर n इज nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब देख लो कहाँ कहाँ पे बनता है, पुट n की वैल्यू 1, 0 नहीं डाल सकते, 0 पे 0th ऑर्डर है, प्रिंसिपल है, पुट n इक्वल्स टू 1, 3 लैम्डा बाई 2a, 3 लैम्डा बाई 2a, उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2a, उसके बाद 7 लैम्डा बाई 2a। ये क्या स्क्रीन के एक साइड में होगा क्या सिर्फ, नहीं, ये दोनों साइड में होगा, तो ऐसा आएगा। और जस्ट टू वेरीफाई, टू क्रॉस चेक, रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, हर 2 नोड में एक एंटी नोड होता है, हर 2 वैक्स में एक वेन होता है, हर 2 ब्राइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड होता है, तो हर 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होना चाहिए। तो चेक कर लो, अगर आया तो ठीक। पहला मिनिमा कहाँ बना, लैम्डा बाई ए, दूसरा कहाँ बना, 2 लैम्डा बाई ए। तो 1 और 2 का सेंटर कौन होता है, 1.5, 3/2, बराबर। उसके बाद 2 लैम्डा बाई के बाद कब बना, 3 लैम्डा बाई ए। 2 और 3 का मिड पॉइंट कौन होता है, 2.5, 5/2, राइट। तो ये थ्योरी एग्जैक्टली सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस है। तो अब इसके आगे तुमको ओवरऑल पिक्चर ये पता होना चाहिए, सेंटर पे मैक्सिमा है। और बाय द वे इस पैटर्न को मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे बता सकता हूँ, मैं वर्टिकल स्क्रीन पे बता सकता हूँ, तो हाउएवर यू वांट। तो ये आ गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद मैं जो क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ, क्रॉस, दिस आर मिनिमास, तो यहाँ पे मिनिमा आ गया। उसके बाद यू हैव अ सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा। देन यू हैव अ मिनिमा, मिनिमा, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा थे, ये सेकेंड ऑर्डर मिनिमा है, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये 0th ऑर्डर है, सेंट्रल मैक्सिमम है। तो ये थोड़े से वर्ड्स को संभाल के यूज करना है यहाँ पे। देन यू अगेन हैव अ ब्राइट वन, लेस ब्राइट,
So this is second order secondary maxima, and you have second order secondary maxima. This is how the pattern looks like. Bright is at the center, minima less bright, first order secondary maxima, then second order minima, then less bright, second order secondary maxima, then minima, third order minima, then you have again third order secondary maxima, so on so forth. ऐसा दिखता है. अब हमको इसका सिर्फ इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करना है. अब जब तुम इंटेंसिटी पैटर्न ड्रॉ करते हो, मैंने अब भी बोला कि तुम ना इसको या तो तुम हॉरिजॉन्टल दिखा दो या वर्टिकल दिखा दो, वो तुम्हारी मर्जी है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू शो इट. तो वॉट आई विल डू इज, मैंने ये क्या ड्रॉ किया है, वर्टिकल स्क्रीन. अगर यही पैटर्न मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे ड्रॉ करूं और मैं प्लॉट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ एंगल. क्यों एंगल? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि भाई हम लोग एंगल फाइंड कर रहे हैं, कितने कितने एंगल पे क्या क्या बन रहा है. नोड एंटी नोड्स पे तुम डिस्टेंस फाइंड करते हो, कितने कितने डिस्टेंस पे नोड एंटी नोड बन रहे हैं. वैक्स एंड वेन में तो टाइम इंटरवल देखते हो, कितने कितने टाइम पे वैक्सिंग वेनिंग हो रहा है, बराबर. उसके बाद इंटरफेरेंस पैटर्न में तुमने देखा था सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितने कितने डिस्टेंस पे ब्राइट डार्क बन रहे हैं. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कितने कितने एंगल पे, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, तो लाइट का बेंडिंग है तो बेंड हो रहा है तो एंगल बनेगा ना. तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखा जाता है, कितने कितने एंगल्स पे मैक्सिमास है, कितने कितने एंगल्स पे मिनिमास है. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो नाउ. एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू, मैं पूरा का पूरा पैटर्न ही ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा का भी सेंटर है ये लाइन, और ये है तुम्हारा इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का एक्सिस है ये. इंटेंसिटी मतलब हाउ ब्राइट इट लुक्स लाइक. देन you have minimas on both sides. So you have minimas on both sides, and then you have first order secondary maximas, then you have again minimas, then you have second order secondary maximas. ऐसा चलता जाएगा. अब मैं सब तो नहीं ड्रॉ कर सकता. जो ब्राइटेस्ट है उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं. हाँ, ब्राइटेस्ट कहाँ है, सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा. मैं ऐसा एक मार्क कर लेता हूँ बस, इट इज जस्ट फॉर माई ओन कन्वीनियंस. उसके बाद मैं ऐसे ही मार्किंग कर रहा हूँ, सम मार्किंग, आई एम डूइंग सम मार्किंग. ये मेरे रेफरेंस के लिए है ये सब, इट इज जस्ट फॉर माई रेफरेंस. ओके, ये हटा दूंगा बाद में सब मैं. गुड. अब बट ऑब्वियस, जहां पे सबसे ब्राइट है, वहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है. और जहां पे मिनिमा है वहां पे इंटेंसिटी 0 है, तो ये पॉइंट्स पे इंटेंसिटी डायरेक्टली क्या दिखा दी मैंने, 0. फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है तो ब्राइट, लेकिन सेंटर के कंपेरिजन में लेस ब्राइट है, तो लेस ब्राइट है, इंटेंसिटी है लेकिन कम है. फिर उसके बाद कौन है, मिनिमास है, तो इंटेंसिटी 0 हो गया. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ब्राइट है, हाँ है, लेकिन और भी कम ब्राइट है, तो इंटेंसिटी कम हो गया. ऐसा हो गया. वेरी गुड. तो ये जो डमी लाइंस थे इनका काम खत्म हो गया. दिस इज हाउ द इंटेंसिटी पैटर्न लुक्स लाइक. And at 0 angle you have the central maxima, and here at lambda by a angle first minima, here at minus lambda by a first minima. Then you have at 2 lambda by a second minima, here you have minus 2 lambda by a पे second minima, 3 lambda by a पे third minima, minus 3 lambda by a पे third minima on the other side. और इनके बीच में कौन है, मैक्सिमास. तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी डायग्राम. डन. गुड है ना, इंटेंसिटी डायग्राम. और बोर्ड के एग्जाम में फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कई बार तो सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इंटेंसिटी डायग्राम ड्रॉ करके बताओ. कई बार आता है कि ड्रॉ इंटेंसिटी डायग्राम एंड आल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम. अब हम सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ फाइंड करेंगे, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ फाइंड करने के लिए मैं जो ये एक्सिस है, मतलब मैंने ये तुमको हॉरिजॉन्टल दिखाया पैटर्न, अब इसको वापस वर्टिकल करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं इसको वापस वर्टिकल कर रहा हूँ. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. वर्टिकल नॉर्मली स्क्रीन वर्टिकल होता है, लेकिन इंटेंसिटी पैटर्न दिखाते वक्त तुम हॉरिजॉन्टल दिखाते हो.
क्योंकि तुम वहाँ पैटर्न दिखाते ही नहीं हो, तुम सिर्फ इंटेंसिटी कर्व दिखाते हो। ये तो मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया सो दैट यू गेट अ रफ आइडिया कि इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों बताया, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम था, ब्राइटेस्ट था, तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी था, वो मैंने इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है। ये ऐसा कोई दिखाता नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, यू हैव बेटर आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अब हम फाइंड करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब जब आपको सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ फाइंड करना है तो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमम दिखाओ, बाकी सब दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, और अभी मैंने बोला कि सेंट्रल मैक्सिमम इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। तो ये पैटर्न मैं सिर्फ ऐसा दिखाने वाला हूं, गुड, बराबर। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम का भी सेंटर है, राइट, गुड। देन ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव साइड है, तो ये लैम्डा बाई ए है एंगल वाइज, ये माइनस लैम्डा बाई ए है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम बना, यहाँ पे फर्स्ट मिनिमम बना। तुमको फाइंड करना है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब तुमको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको मैं W बोलने वाला हूँ, विड्थ। एंड देन इसको मैं बोल दूंगा x। अगर ये x है तो फिर ये 2x है, करेक्ट। देन थोड़ा सा नोटेशंस में देखो, नोट्स के ही फॉलो करने चाहिए जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, सो आई शुड कीप द नोटेशन सेम, ओके, ठीक है, गुड। देन ऑफ कोर्स ऐसा है, कौन सा डिफ्रैक्शन देख रहे थे हम, याद है क्या? फ्रॉनहोफर की फ्रेस्नेल, हाँ फ्रॉनहोफर में लेंस यूज होता है ना, तो लेंस यूज होता है, तो ये लेंस है। और नॉर्मली पता है क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लेंस है ना, लेंस, इट इज केप्ट एक्सट्रीमली क्लोज टू द स्लिट, एक्सट्रीमली क्लोज टू द स्लिट। तो ये स्लिट था आपका ए बी। अब ऐसा करने की से एक चीज हुई, याद है कि आपको स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, याद है क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। अरे बोला था ना YDSC में, तो क्या बोला था हमने स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस को? कैपिटल डी। और डू यू रिमेंबर जहां पे इमेज बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब इमेज, जहां पे इमेज बनता है वो लेंस का फोकस होता है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, फोकल लेंथ f। इसका मतलब अगर मैंने लेंस को स्लिट के बहुत पास में रख दिया तो मैं एक कंडीशन यूज कर सकता हूं, आई कैन से दैट d इक्वल्स टू f, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इसलिए बहुत पास में रखते हैं, हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम होगा। और इफ यू डू दैट, एंड देन ऑफ कोर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न है, मतलब लाइट बेंड हुआ, और अगर पहले मिनिमा के लिए जितना एंगल बना थीटा एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे भी उतना ही बनना चाहिए, क्योंकि जो पहले मिनिमा होते हैं ना दोनों साइड पे, वो सेम एंगल पे होते हैं, दूसरा सेम एंगल पे, तीसरा सेम एंगल पे। तो यहाँ ऊपर थीटा, तो नीचे भी कितना थीटा। और अभी आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, चलो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो f या d जो भी यूज करना है वो कर लो, f करना है f करो, d करना है d करो, डज नॉट मैटर रियली, राइट, गुड। What did you want to find out? You wanted to find out x, क्योंकि you wanted to find out 2x, तुमको width find करना था which is 2x, x and x 2x, तो x find करना है। Do you see थीटा को अपोजिट है x, तो क्या यूज करेंगे, साइन की कॉस, साइन। अब छोटा सा प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम तो बोल दिए साइन, व्हाट इज साइन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं, तो क्या करेंगे, f स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज, इट इज एक्चुअली रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बट डू यू रिमेंबर, देखो थ्योरी कहाँ कहाँ कनेक्ट होता है। थ्योरी हमने बोला था कि स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, और डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस, स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट शुड बी एक्सट्रीमली लार्ज। अगर वैसा हुआ तो ये जो x है ना, ये f के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो अगर वैसा है तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज रफली एफ स्क्वायर, क्योंकि x इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू f। तो ये क्या हो गया,
तो यहाँ पे तुम ये एफ ले लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बराबर। देन उसके बाद यू शुड ऑल्सो नो साइन थीटा इज लैम्डा बाई ए इटसेल्फ। वो तो पहले से ही बोल रहे हो तुम। क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम किसका विड्थ निकाल रहे हो? सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड्स पे कौन है? फर्स्ट मिनिमा है। और फर्स्ट मिनिमा के लिए साइन थीटा क्या बनता है? लैम्डा बाई ए। बट साइन थीटा इज ऑल्सो लैम्डा बाई ए। और एंगल्स तो वैसे भी स्मॉल है, क्योंकि एंगल स्मॉल है। एंगल स्मॉल होने की वजह से थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एफ हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ अब। और साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए का क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए हो गया। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, what do you get? x by f equals to lambda by a। तो x क्या हो गया? lambda f by a। लेकिन f क्या था? d था, तो lambda d by a। तो what is width of central maxima? 2x, तो 2 lambda d by a आ गया। दिस इज width of central maximum, राइट। अभी यहाँ तक तुम्हारा डिफ्रैक्शन का थ्योरी हो गया खत्म। अब एक आखिरी टॉपिक बाकी है। आई विल रिवाइज ऑल दिस ऑफ कोर्स बिफोर वी स्टॉप टुडे। दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वो एक टॉपिक। एंड एक है रेलिक्स क्राइटेरिया। तो रेलिक्स क्राइटेरिया विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स। पहले इसको रिवाइज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। डिफ्रैक्शन। So diffraction is nothing but, of course you should know, light travels in a straight line, but when it encounters obstacle or opening like slit, right, then it bends at the edges। condition ये था that the size of the obstacle or the slit should be comparable to the wavelength of light। light का bending हुआ at the edges and light enters into geometrical shadow region। not only it enters into geometrical shadow region, it also makes an interference pattern। So interference pattern along with the bending of light is called as diffraction। तो यहाँ पे जो diffraction हुआ है उसको diffraction pattern बोलते हैं। Good। Then there are two types of diffraction, Fraunhofer and Fresnel। मैंने डिटेल में बताया है दोनों में डिफरेंस क्या है। Then तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ है Fraunhofer diffraction at single slit। हमारे पास एक सिंगल स्लिट था, AB, slit width is A। इसके पीछे एक लेंस था, क्योंकि हमको प्लेन वेव फ्रंट चाहिए। यहाँ पे भी एक लेंस है, क्योंकि वापस से प्लेन वेव फ्रंट चाहिए हमको। जो भी रेज CP0 की डायरेक्शन में जाएंगे, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच पॉइंट P0 विच इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, इसलिए सेंटर पे ब्राइटेस्ट होने वाला है, राइट। दैट इज वाई सेंटर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम इज प्रिंसिपल मैक्सिमम, राइट। अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे मिनिमा बना। अब मिनिमा बना तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो पहले हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड किया। तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एक्सट्रीम रेज में फाइंड किया। व्हाट इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज? बीई। एंड व्हाट इज बीई? ए साइन थीटा। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेज आ रहे हैं, अगर इनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो एक्सट्रीम और सेंटर में लैम्डा बाय 2 है, राइट, करेक्ट। तो इफ you have part difference of lambda between extreme rays, which means that extreme and center, which is C, part difference is lambda by 2। इसका मतलब A और B में अगर part difference lambda होगा तो A और C में lambda by 2 होगा। मतलब क्या होगा कि part difference corresponding to lambda in this case will correspond to destructive interference, will correspond to destructive। बोलोगे ऐसा बोल क्यों रहे हैं बार बार? तुमने part difference किसमें फाइंड किया? एक्सट्रीम में, है ना। ए और बी में कितना पार्ट डिफरेंस था? तो फिर तुम पार्ट डिफरेंस अगर एक्सट्रीम में फाइंड कर रहे हो तो पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा। एक्सट्रीम की बात होगी ना। तो अगर एक्सट्रीम में लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो सेंटर और एक्सट्रीम में कितना है? लैम्डा बाय 2। तो वो तो डिस्ट्रक्टिव का हो गया। मतलब पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा फॉर ए एंड बी विल बेसिकली गिव यू डिस्ट्रक्टिव, मतलब मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन मिल गई हमको। ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो वहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ए, तो थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई ए। तो यू हैव दिस पॉइंट्स प्लस माइनस लैम्डा बाई ए प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ए। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ मिनिमास। एक मिनिमा नहीं है, बहुत सारे मिनिमा है और दोनों साइड पे है, इसलिए प्लस माइनस लिखा है हम लोगों ने। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन यहाँ पे मिनिमा देती है, तो डिस्ट्रक्टिव की क्या देगी? मैक्सिमा। हाँ, लेकिन मैक्सिमा तो सेंटर पे था ना, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, वो अलग था। तो जो बच गए वो
उसको क्या नाम दे दिया, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। पार्ट डिफरेंस इज a sin थीटा विच इज 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो sin थीटा इज 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2a। मतलब कहाँ कहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा बना, कहाँ कहाँ पे बना, +-3 लैम्डा बाई 2a, +-3 लैम्डा बाई 2a, +-5 लैम्डा बाई 2a, +-7 लैम्डा बाई 2a एंड सो ऑन सो फोर्थ। हो गया करेक्ट। अब हमने ड्रॉ कर दिया इंटेंसिटी पैटर्न। सेंटर पे मैक्सिमम ब्राइटनेस था तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर मिनिमास है, फिर इंटेंसिटी कम हो गई तो कम हो गई, फिर मिनिमास है, फिर वापस और कम हो गई। ऐसा करते करते एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर इंटेंसिटी बिकम्स जीरो एट सम लार्ज डिस्टेंस। और यू नो इस पैटर्न का यूज करके तुम ए मतलब स्लिट विड्थ फाइंड कर सकते हो। मतलब तुम, क्योंकि मैंने बोला स्लिट हो तो भी डिफ्रैक्शन होता है, और अगर ऑब्स्टैकल हो तो भी होता है। हमने तो ये किया था एक्सपेरिमेंट। यू सी व्हाट वी वांटेड टू डू इज वी वांटेड टू मेजर थिकनेस ऑफ द हेयर, ह्यूमन हेयर। और ये शैम्पू वैम्पू के ऐड देते हैं ना, 10 दिन हमारा शैम्पू यूज़ करो हेयर का थिकनेस बढ़ जाएगा। तुमको फिजिक्स पता होगा तुम चैलेंज भी कर सकते हो उनको, कुछ नहीं बढ़ता। नो थिकनेस ग्रोस, 3x हो जाएगा। तो व्हाट वी डिड वाज हमने ह्यूमन हेयर लिया, उस पर लेजर लाइट शूट कर दिया। लेजर लाइट शूट किया तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना। डिफ्रैक्शन पैटर्न बना तो देखो अभी सेंट्रल विड्थ का मैक्सिमम, इसके पीछे ग्राफ पेपर लगाया हुआ है। तो ग्राफ पेपर पे हमने ना ऐसा ऐसा और ऐसा मार्किंग कर लिया। और आपको पता है ग्राफ पेपर में बहुत सारे लाइन्स होते हैं, ईच लाइन इज 1 mm। मतलब आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिनिमा जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइन्स एंड दैट विल गिव मी द विड्थ। और विड्थ का तो फॉर्मूला हमने अभी बनाया, और विड्थ के फॉर्मूला में तुमने देखा कि ए आता है। ए इज इन दिस केस ऑब्स्टैकल, क्योंकि हमने स्लिट के जगह पे क्या यूज किया, हेयर। तो हेयर का थिकनेस मतलब तुम्हारा ए आ गया। तो यहां से ए हमको मिल गया 2 लैम्डा डी बाई डब्ल्यू, करेक्ट। और डब्ल्यू कहां से मिला, ग्राफ पेपर से। और लैम्डा तो पता ही था क्योंकि लेजर लाइट यूज करे तो उस पर लिखा होता है कितना वेवलेंथ है। और कैपिटल डी तो डिस्टेंस है बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट, वो तो हम लोग मेजर कर ही सकते हैं। तो वी वेर एबल टू एक्यूरेटली मेजर थिकनेस ऑफ हेयर। और क्यों उससे ही किया, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर सेंटीमीटर स्केल, 0.1 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट वर्नियर कैलिपर, 0.01। व्हाट अबाउट स्क्रू गेज, 0.001। व्हाट अबाउट स्पिरोमीटर, 0.0001। अब उससे छोटे डिस्टेंस मेजर करने तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड्स नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड। अगर तुमको 10⁻⁻⁴ -5 सेंटीमीटर तक जाना है तो यू कैन यूज दिस टेक्निक टू मेजर थिकनेस और डिस्टेंसेस। गुड, सो विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, बाकी का कल देखते हैं।